हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एच फाउंडेशन क्लासेस। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास के आगे जानकारी लेंगे। तो बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने संसाधन के बारे में जानकारी ली थी। उसका वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है, उनके बारे में हमने डिटेल्स में पढ़ा था। तो संसाधन क्या होते हैं, एक बार रिपीट कर लें। तो संसाधन क्या होते हैं? वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट, हमने 4 प्रकार में इसको डिवाइड किया था। तो कौन कौन से थे? उत्पत्ति के आधार पर, साम्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर हमने क्या किया था? 4 भागों में इसे बांटा था और उनमें उनके भी अलग अलग भागों को हमने डिटेल में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे संसाधन के विकास। क्या पढ़ेंगे? संसाधन के विकास। तो स्टार्ट करते हैं। संसाधन के विकास। तो संसाधन के विकास में क्या पढ़ना है? मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाई, मानव अस्तित्व के लिए क्या? मानव के लिए, हमारे लिए संसाधन बहुत ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। विदाउट संसाधन या बिना संसाधन के हम नहीं जीवित रह सकते हैं, ये आप मान के चलिए। उसके बाद ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। हमें जितने भी संसाधन प्राप्त होते हैं तो वो किससे प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होंगे? प्रकृति से प्राप्त होंगे। उसके बाद इसका अंधाधुंध उपयोग, किसका? संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। भाई, हम तो मनुष्य हैं, तो क्या करते हैं हम कि कोई चीज ज्यादा मिल जाती है ना, तो उसका अंधाधुंध उपयोग करने लग जाते हैं, जिससे क्या हो जाती है? भाई, समस्याएं पैदा हो जाती है। तो समस्याएं कौन कौन सी पैदा हो गई? फर्स्ट है, कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हो गया। भाई, संसाधन क्या होते जा रहे हैं? अब खत्म होते जा रहे हैं। ह्रास मतलब कमी हो गई। क्या हो रही है? ह्रास का मतलब क्या है यहाँ पे? कमी, यानी वो संसाधन अब कम होते जा रहे हैं। जैसे हम पानी का उपयोग करते हैं, ठीक है? तो पानी का उपयोग करने से क्या होता है? पानी का उपयोग करने से क्या होता है? पानी हम जितना चाहे अब ढोलते जाते हैं, उस पानी को बर्बाद कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? पानी अब थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को क्या पानी की जरूरत पानी मिलेगा? तो ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए समस्या हो गई भाई हमारे लिए कि भाई संसाधन क्या हो रहे हैं? कमी हो रही है उनकी। तो सेकंड है, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज 2 हिस्सों, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीब में बढ़ गया है। तो इसका मतलब हुआ कि भाई संसाधन क्या होते हैं? जैसे सौर ऊर्जा हो गई। सौर ऊर्जा क्या होता है? सौर ऊर्जा अभी सभी लोगों के पास नहीं अवेलेबल है, यानी सभी लोगों के पास नहीं आ पाई है। क्यों? क्योंकि सौर ऊर्जा होती इतनी महंगी है, तो घरों में अपन लगा नहीं सकते। तो ये क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? 2 भागों में बट गया है मानव, जैसे अमीरों में और गरीब में। बेचारे गरीब जो होते हैं वो इस सौर ऊर्जा को नहीं उपयोग कर पाते, संसाधनों का अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है? संसाधन 2 वर्गों में बांट रहा है, ठीक है? थर्ड है अपना, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया है। कि क्या होता है? वही वैश्विक पारिस्थितिकी वैश्विक पारिस्थितिकी क्या होता है? वैश्विक पारिस्थितिकी होते हैं जो अपने विश्व में जो घटनाएं हो रही है, जैसे भूमंडलीय तापमान, मतलब हमारी धरती का जो तापमान है वो क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। ओजोन परत का अवक्षय, ओजोन परत क्या होती जा रही है? पतली होती जा रही है। अवक्षय मतलब पतली होना, उसका हास्य हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है और भूमि निम्नीकरण आदि भी हो रहा है। भूमि निम्नीकरण मतलब जो उपजाऊ भूमि है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो इन चीजों को अपन को रोकना होगा। तो कैसे रोकेंगे? तो उसके लिए हमें कुछ कदम बढ़ाए जा रहे हैं हमारी सरकार के द्वारा, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हो गई? एक तो संसाधनों का हास्य हो रहा है। सेकंड, संसाधन 2 वर्गों में बांट रहा है मानव को। कौन कौन से? अमीर और गरीब, जिससे क्या होता है?
अमीरों के पास तो सब फैसिलिटीज हो जाती है, लेकिन बेचारे गरीबों के पास वो फैसिलिटी, वो उस चीज का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। थर्ड हो रहा है कि भाई वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है? वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो रहा है। तो उसके लिए एक सरकार ने एक विकास के लिए अपन को एक वर्ड दिया है, सतत पोषणीय विकास। कौन सा? सतत पोषणीय विकास। कौन सा दिया है भाई? सतत पोषणीय विकास। अब ये कौन सी नई चीज आई है? तो सतत पोषणीय विकास कौन सा होता है? सतत पोषणीय विकास कौन सा होता है? सतत पोषणीय विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। क्या होए? कि भाई पर्यावरण जिससे नुकसान न हो, पर्यावरण को जिससे नुकसान न हो, और इसके अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से हो जिससे हमारी आवश्यकताओं के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ हो। तो भाई एक तो हो गया पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। फर्स्ट क्या हो गया इसमें चीज? ये कौन सी है? सतत पोषणीय विकास है। इसके अंदर हमको क्या चीज याद रखनी है कि भाई इसमें क्या हो? पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेकंड है संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से हो जिससे हमारी आवश्यकताओं के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ पहुंचे। मतलब हमारी आवश्यकता भी पूरी हो और जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, उनके लिए भी तो संसाधन बचने चाहिए। तो सतत पोषणीय विकास में फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो गया अपना कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है। सेकंड हो गया हम उस तरह से उसका उपयोग करें, मतलब कम से कम उसका उपयोग करें जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या हो कि उसका जो लाभ है वो मिल सके। ठीक है। तो सतत पोषणीय विकास हमने पढ़ लिया। सतत पोषणीय विकास में 2 पॉइंट याद करने जरूरी है। एक तो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है भाई हमें, और हम संसाधनों का ऐसा उपयोग करें जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ हो। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सतत पोषणीय विकास के अंदर मुख्य सिद्धांत पढ़ेंगे। तो सतत क्या होता है बेटा? सतत मतलब होता है लगातार। पोषणीय मतलब क्या होता है? पोषण मतलब लगातार पोषण के साथ विकास करना। तो फर्स्ट होता है मानव की गुणवत्ता में वृद्धि करना, जिसमें मानव का आर्थिक लाभ हो, जिसके अंदर मानव के पास अच्छे डेवलपमेंट करने की सुविधा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? मानव जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो, जिससे ऐसा सिद्धांत। ठीक है। सेकंड होगा प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास को कम करना। भाई प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं? हवा, पानी और मिट्टी आदि। ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधनों को कम से कम यूज करने में क्या करेंगे भाई हम कि भाई जैसे पानी है हमारे पास तो उसका उपयोग कम से कम करना। ठीक है। और थर्ड है हमारे पास पृथ्वी पर जीवन की विविधता को बनाए रखना। पृथ्वी पर जीवन की विविधता को बनाए रखना। भाई ये पृथ्वी पर जीवन की विविधता क्या चीज आ गई है? पृथ्वी पर जीवन की विविधता क्या होती है? जैसे पृथ्वी है, ये है अपनी पृथ्वी। ठीक है। इसके अंदर कुछ भाग पानी वाला है। ठीक है। कुछ भाग जंगल वाला है, कुछ भाग मिट्टी वाला है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि भाई हमने क्या किया कि भाई इस वाले जो जंगल वाला जो भाग है, जो जंगल हमारे पृथ्वी पर जंगल मौजूद थे, तो हमने क्या किया भाई जितने भी जंगल थे उनको क्या कर दिया? उनकी अंधाधुंध कटाई कर दी। तो भाई अंधाधुंध कटाई करने से क्या हो गया? तो जंगल में रहने वाले क्या थे? प्राणी थे। जो जंगल में रहने वाले अलग अलग विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं उनको क्या हुआ भाई? नुकसान हो गया। तो इस चीज का मतलब है कि हमें क्या करना है? जंगल भी रखने हैं, पानी भी हमारे समुद्र का पानी है तो उसे भी बनाए रखना है, उपजाऊ मिट्टी है तो उसे भी बनाए रखनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता है उसे बनाए रखना पड़ेगा। कि हमें पूरे जो अपने पास साइकिल है, पृथ्वी की जो साइकिल है, जो अंदर जैव विविधता की साइकिल चल रही है, उसे हमें
बनाए रखनी है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, विभिन्न समुदाय को आपने अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। हमें क्या करना है कि भाई अलग अलग कॉलोनीज होती है हमारी, ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई ये कॉलोनी पर्यावरण के रोज मतलब हर साल आपको इतने पौधे लगाने हैं, मतलब लगाने हैं, तो ये ऐसी चीज अपन मुद्दा उठा सकते हैं, ठीक है। तो विभिन्न समुदाय को आप अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। ये क्या आया भाई नई चीज? तो रियो डी एक क्या है? ब्राजील का क्या है? एक शहर है। ब्राजील देश का क्या है? शहर है। ब्राजील देश का क्या है? शहर है। रियो कहाँ का है? ब्राजील देश का क्या है? शहर है, ठीक है। इसमें ये कब हुआ था? वही 1992 में एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? विभिन्न देश के क्या आए थे? अंतरराष्ट्रीय विभिन्न देश से 100 कितने जने आए थे भाई? 100 जने आए थे। विभिन्न देशों से 100 जने आए थे और उन्होंने क्या किया था? अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन। और कौन सा? प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। वापस पढ़ते हैं बेटा। रियो यानी ब्राजील देश के अंदर रियो नामक एक शहर है। वहां पर 1992 यानी जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्र अध्यक्ष मतलब वहां के जो अध्यक्ष होते हैं, अलग अलग देशों के राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने मिलके एक मीटिंग बिठाई। मीटिंग मतलब सम्मेलन हुआ। तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो उन्होंने क्या किया था कि भाई इन्होंने सतत पोषणीय विकास के बारे में डिस्कशन किया था। किसके बारे में? सतत पोषणीय विकास के बारे में डिस्कशन किया था। तो कैसे? सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया। भाई ये किस लिए किया गया? एक तो पर्यावरण संरक्षण को, पर्यावरण प्रदूषण को बचाए रखने के लिए, पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए, एक तो इसके लिए ये सम्मेलन किया गया। और किसके लिए किया गया? सामाजिक आर्थिक विकास, जिसमें सामाजिक विकास भी हो और आर्थिक विकास भी हो, उसके लिए क्या किया गया? इसका समस्याओं का हल ढूंढने के लिए ये सम्मेलन किया गया, ठीक है। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। वही क्या किया था? साइन किस पे किए थे? इन्होंने जितने भी नेता आए थे वहां पे, तो उन्होंने क्या किया था? भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन। भाई हमारे जैसा तुम देख रहे होंगे कि भाई गर्मियों में भी बारिश हो रही है, सर्दियों में भी बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के मौसम में बारिश कम होती है। तो ये क्या हो रहा है? हमारा जो जलवायु हो रहा है वो परिवर्तन मतलब परिवर्तित हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मी ज्यादा बढ़ रही है। तो इस वजह से क्या होता है? इन्होंने क्या किया था? भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। जैविक विविधता मतलब जीवों की प्रजातियों को बचाने के लिए, ठीक है बेटा। उसके बाद रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 स्वीकृत किया। कौन सी शताब्दी में? 21वीं शताब्दी में कौन सा एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया? सतत पोषणीय, किसके लिए? सतत पोषणीय विकास के लिए, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 था क्या? ये चीज, यह एक घोषणा है जिसे 1992 में स्वीकृत किया गया। क्या है? ये एक घोषणा है। मतलब घोषणा मतलब क्या होता है?
ऐलान करते हैं ना अपन, वो चीज, तो जिसे 1992 में स्वीकारा गया। इसका उद्देश्य क्या था? सतत पोषणीय विकास हासिल करना। अभी हमने पढ़ा सतत पोषणीय विकास क्या होता है। तो सतत पोषणीय विकास हासिल करना अर्थात समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाना। क्या क्या करना भाई? सतत पोषणीय विकास को हासिल करना, समान मतलब सबको एक सा हित मिलना चाहिए, मतलब सबको एक समान अधिकार मिलने चाहिए उसके बारे में। पारस्परिक आवश्यकताओं, जो हमारी रोज की जो आवश्यकता है उनके बारे में, और सम्मिलित जिम्मेदारियों के बारे में, और पर्यावरण क्षति के बारे में, और गरीबी से के बारे में, और रोगों से निपटने के लिए ये एजेंडा 21 घोषणा की गई थी। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संसाधन नियोजन। अब ये संसाधन नियोजन क्या होता है? ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिनके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। संसाधन नियोजन क्या होता है? ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिनके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। भाई हमें संसाधनों का कैसे उपयोग करना है, कब करना है, कहाँ करना है, तो इन सब चीजों को क्या कहेंगे हम? संसाधन नियोजन। उसके बाद भारत में संसाधन नियोजन कब आया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से ही भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। भारत में संसाधन नियोजन में मुख्य बिंदु निम्नलिखित है कि भाई हमने संसाधन नियोजन में क्या क्या है वो हम पढ़ते हैं। पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, कि भाई पूरे हमारे भारत देश में विभिन्न जगहों पर कहाँ पे क्या उपस्थित है। जैसे हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है राजस्थान में, तो वहाँ पे हमें क्या सौर ऊर्जा बना सकते हैं, पवन ऊर्जा बना सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रदेशों में कहाँ क्या उपस्थित है, कहाँ कौन सा संसाधन उपस्थित है, तो उसकी पहचान कर उनकी एक क्या बनाना? तालिका मतलब क्या होता है? सूची, यानी अपन डाटा बोल सकते हैं। ठीक है, डाटा बनाना। उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करना। भाई हमें क्या करना है? अच्छे से अच्छा कौशल दिखा के टेक्नोलॉजी में, मतलब उस चीज को कैसे अपन परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा सबके पास पहुंच जाए, इसके लिए हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी योजनाओं का उपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या बताना कि भाई उसके लिए भी एक रूपरेखा बनानी है उनको। संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बिठाना, जिसके संसाधनों का यूज भी होता रहे और विकास भी होता रहे, उसके बीच में हमें क्या बिठाना है? सही तालमेल बिठाना है। ठीक है, तो ये हो गई संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संसाधन संरक्षण। अब भाई संसाधन इतनी देर से संसाधन चल रहा है, तो संसाधन का संरक्षण भी करना है। तो संसाधन का संरक्षण कैसे करेंगे हम? संसाधनों का उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई? संसाधनों का उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए कि भाई हमें अच्छे तरीके से हमें संसाधन मिले। ठीक है, ताकि जल, भूमि, वनस्पति एवं मृदा का इस प्रकार से प्रयोग हो कि भावी पीढ़ी की जरूरतों को भी पूरा किया जा सके। जैसा कि हमने सतत पोषणीय विकास के अंदर पढ़ा था कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए उस संसाधन को बचाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सतत पोषणीय विकास में पढ़ा था हमने। तो उसी तरह से ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस संसाधनों का उपयोग ले सके, तो हमने क्या किया कि भावी पीढ़ी की जरूरतों को भी पूरा किया जा सके। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। भाई पहले से ही, भूतकाल से यानी पास्ट से ये चलता आ रहा है कि भाई लोग इस पे बहुत चिंता जताते हैं कि भाई
ये पर्यावरण को कैसे हम संरक्षित करें, संसाधन को कैसे संरक्षित करें। जैसे गांधी जी ने उदाहरण देखना इसका, गांधी जी ने क्या किया था, वही संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की थी, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत संसाधन है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है कि भाई हमने लालच कर ली, जैसे हमारे पास बहुत सारे संसाधन आ गए, हमारे पास खेत ही खेत आ गए, तो हमने क्या किया, उन खेतों में उपजाऊ खाद डालने की बजाय हमने क्या किया, यूरिया वाली खाद, केमिकल वाली खाद, उन खादों को डालने लग गए। तो इससे क्या हो जाएगा, वो जमीन आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या हो जाएगी, वो जमीन बंजर हो जाएगी, वो मिट्टी कैसी हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी वो मिट्टी। तो अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये गांधी जी ने एक शब्दों में अपने व्यक्त किया था संसाधन को। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भू संसाधन। भू संसाधन कौन कौन से होते हैं, तो होते हैं भाई 3 प्रकार के होते हैं, पहाड़, मैदान और पठार। ध्यान से पढ़ना बेटा। पहाड़ क्या होते हैं, पहाड़ भारत की कुल भूमि का 30% भाग है। कितना परसेंट भाग है पहाड़, 30% भाग है। 12मासी नदियों का प्रवाह करते हैं। क्या करते हैं पहाड़, 12मासी नदियों का प्रवाह करते हैं। क्या करते हैं, भारत की कुल भूमि का 30% भाग पहाड़ है, 12मासी नदियों का प्रवाह करते हैं। मतलब जो 12 ही महीने, 12मासी नदियां कौन सी होती है, जो 12 ही महीने बहती रहती है, उन नदियों को क्या कहते हैं, 12मासी नदियां। जैसे गंगा हो गई, यमुना, अपनी चंबल, तो ये सब क्या है, 12मासी नदियां हैं। 12मासी नदियों का प्रवाह करते हैं पहाड़। पर्यटन विकास के लिए उपयोगी है। भाई यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं, उनके विकास के लिए भी क्या है, पहाड़ उपयोगी है। मैदान, मैदान कितना है, भारत की कुल भूमि का 43%, यानी 43% कितना भाग मैदान है, 43% है। और किसके लिए उपयोगी है, कृषि के लिए उपयोगी। किसके लिए मैदान, भाई किसके लिए काम आते हैं, कृषि के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट है पठार। पठार भारत की कुल भूमि का 27% भाग, कितना परसेंट भाग, 27% भाग पठार है। क्या है, पठार है। खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का संचय मौजूद है। कि भाई खनिज और जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल वगैरह, ये सब, इन सब को निकालना वगैरह, तो ये सब किस में होगा, पठार में होगा। और वनों का संचय, कि भाई हमारे उस टाइम पे ऐसे ऐसे जीव पाए जाते थे, तो उनका भी किस में आएगा, पठार के अंदर आएगा। ओके बच्चों, तो आज यहीं ख़त्म करते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू।